गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम कल वाले लेक्चर से आगे चलते हैं और कल हमने निकाल लिया था स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड एफ थीटा इज इक्वल टू 1/k सिग्मा एल इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 2l+1 e की पावर आयोटा डेल्टा एल साइन डेल्टा एल पी एल कॉस थीटा, और ये थी इक्वेशन नंबर 7। अब हम ये स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड है तो हम जानते हैं कि डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन बराबर डी सिग्मा अपॉन डी टो, ये बराबर होगा स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड के मॉड के स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ एफ थीटा का स्क्वायर करें हम तो 1/k स्क्वायर हो जाता है इसका, और सिग्मा एल इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, इसका हम मॉड का स्क्वायर लिख देते हैं। अब डी टॉ क्या है? डी टॉ है एलिमेंट ऑफ सॉलिड एंगल, और हम जानते हैं डी टॉ की वैल्यू होती है 2 पाई साइन थीटा डी थीटा। तो डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन ये है, तो टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन सिग्मा बराबर हो जाएगा डी सिग्मा अपॉन डी टॉ इंटीग्रेशन अलोंग डी टॉ, और डी टॉ की वैल्यू 2 पाई साइन थीटा डी थीटा अगर हम रखें तो ये हो जाएगा 2 पाई बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, और इंटीग्रेशन हम करेंगे 0 टू पाई सॉलिड एंगल के लिए, और डी सिग्मा अपॉन डी टॉ और 2 पाई बाहर आ गया साइन थीटा डी थीटा। अब हम डी सिग्मा अपॉन डी टॉ का मान यहाँ से रख देते हैं इक्वेशन नंबर, इसको कह देते हैं 8 और इसको इक्वेशन नंबर 9। अब यहाँ मान रखते हैं तो सिग्मा इज इक्वल टू 2 पाई है यहाँ बाहर, और यहाँ इसका स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर बाहर और आ जाएगा, ये के स्क्वायर है, के स्क्वायर तो 2 पाई अपॉन के स्क्वायर बाहर आ जाएगा। अब ये जो मॉड स्क्वायर है तो इसको हम 2 बार सिग्मा लिखेंगे, सिग्मा एल इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी और एल डैश। यहाँ दो किसी मुक्का मॉड का स्क्वायर का मतलब होता है एफ थीटा और इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो अब हम एफ थीटा का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो यहाँ 2l+1 और दूसरे के साथ मान लिया एल की जगह रख देते हैं हम एल डैश, और फिर e की पावर आयोटा डेल्टा एल, और इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाएगा e की पावर माइनस आयोटा डेल्टा एल डैश। एल और एल डैश इससे लिखा है कि एल दोनों जगह वैल्यूज अगर एल लिखेंगे तो सेम हो जाएगी, तो सिग्मा 2 स्क्वायर है तो 2 बार एल के अलोंग है, तो इसको डिफरेंस करने के लिए फिर साइन डेल्टा एल साइन डेल्टा एल डैश, और अब ये इंटीग्रेशन हो रहा है थीटा के अलोंग, तो ये जो लीजेंडर पॉलिनोमियल वाली टर्म है पी एल कॉस थीटा और पी एल डैश कॉस थीटा, इसका इंटीग्रेशन होगा 0 टू पाई और साइन थीटा डी थीटा। तो बाकी सारी चीज़ें तो इंटीग्रेशन के बाहर आ गई क्योंकि ये एंगुलर डिपेंडेंस वाली नहीं है, और यहाँ इंटीग्रेशन क्योंकि थीटा के अलोंग है तो अंदर केवल थीटा डिपेंडेंट टर्म पी एल कॉस थीटा और पी एल डैश कॉस थीटा रहेंगी, और इंटीग्रेशन की बाउंड्री होंगी 0 टू पाई। अब हम ये इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए cos थीटा इज इक्वल टू डी एक्स रखते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो cos थीटा इज इक्वल टू एक्स रखेंगे तो cos थीटा का डिफरेंशियल करें तो साइन थीटा डी थीटा बराबर हो जाएगा, cos थीटा का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन थीटा ये। तो अब यहाँ ये लिमिट चेंज हो जाएगी 1 टू -1 में होगी, क्योंकि cos 0 इज इक्वल टू 1 और cos पाई इज इक्वल टू -1, तो 1 से -1 होगी और ये माइनस और आएगा तो ये लिमिट हो जाएगी -1 से 1, और पी एल एक्स पी एल डैश एक्स, कॉस थीटा की जगह एक्स रख लिया और साइन थीटा डी थीटा की जगह रख दिया हमने डी एक्स। और ये जो लीजेंडर पॉलिनोमियल है इसका सॉल्यूशन हम प्रॉपर्टी ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ लीजेंडर पॉलिनोमियल को यूज़ में करते, इसका सॉल्यूशन आता है 0 फॉर एल इज़ नॉट इक्वल टू एल डैश। जब एल इज़ नॉट इक्वल टू एल डैश होता है तो इस लीजेंडर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होती है, और जब एल इज़ इक्वल टू एल डैश होता है तो इसकी वैल्यू होती है 2/2l+1। दिस इज ऑर्थोगोनलिटी प्रॉपर्टी ऑफ लीजेंडर पॉलिनोमियल। तो सिग्मा की वैल्यू अब हो जाएगी, हम इंटीग्रल की वैल्यू रखें तो आप देखते हैं 2 पाई अपॉन के स्क्वायर, तो सिग्मा के बाहर था, और एल इज़ नॉट इक्वल टू एल डैश वाली टर्म तो सारी 0 हो जाएंगी, तो सिग्मा केवल एल के लिए करेंगे, एल इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी और
2l+1 का, यहाँ l इज इक्वल टू l डैश वाली टर्म्स ही आएंगी, तो 2l+1 और 2l डैश प्लस 1 बराबर हो जाएगा 2l+1 का होल स्क्वायर। साइन डेल्टा l और साइन डेल्टा l डैश ये हो जाएगा साइन स्क्वायर डेल्टा l, क्योंकि यहाँ पर सब जगह l इज इक्वल टू l डैश वाली टर्म्स ही आएंगी, और जो इंटीग्रल वाली टर्म आ जाएगी वो होगी 2/2l+1। और इसको हम फर्दर सॉल्व कर रहे हैं, ये स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, तो 4πk² सिग्मा l इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 2l+1 साइन स्क्वायर डेल्टा l। इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर, ये 9 थी, इसको हम 10 कर देते हैं, और 10 को यूज़ करके ये 11 और ये 12, तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 12। अब यहाँ पर डेल्टा l इज इक्वल टू n+2n+1 π/2 के लिए विच इज़ मैक्सिमम, सिग्मा की वैल्यू मैक्सिमम होगी जब डेल्टा l की वैल्यू 2n+1 π/2 होगी, जहाँ n इज इक्वल टू 0, 1, 2 प्लस माइनस कुछ भी। अब ये हमने निकाल ली वैल्यू स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन की। अब हम कंसीडर करते हैं, नाउ वी कंसीडर ए लो एनर्जी न्यूट्रॉन बीम इज इंसिडेंट ऑन ए प्रोटॉन अलोंग जेड एक्सिस, यानी कि हम वेरी लो एनर्जी वाली न्यूट्रॉन बीम को कंसीडर करते हैं, जिसके लिए k इज़ वेरी वेरी स्मॉल। सबसे पहले हम बहुत लो एनर्जी वाले न्यूट्रॉन बीम पर विचार करते हैं। तो इस केस में जब k का मान बहुत कम होगा या इंसिडेंट न्यूट्रॉन की एनर्जी बहुत कम होगी, तो उस केस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो बहुत कम, या हम कहें नेग्लिजिबल होगा। तो इस केस में या हम लिखें कि इंटरेक्शन बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज नेग्लिजिबल। तो जो इंटरेक्शन के कारण जो फेज शिफ्ट था वो माना कि टेंस टू 0। अब डेल्टा l टेंस टू 0 हो जाएगा, तो हम देखते हैं कि जो हमारी इक्वेशन नंबर 7 थी f थीटा वाली, यहाँ डेल्टा l 0 रख दें तो साइन डेल्टा l 0 हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड पूरा ही 0 हो जाता है, और l मोस्ट इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 14। तो फिर जो टोटल सॉल्यूशन था साई r थीटा, ये हो जाएगा सिग्मा, जो हमारी ये वाली इक्वेशन थी आयोटा रेज़ टू पावर l 2l+1, और यहाँ पर था साइन kr माइनस l π/2 अपॉन kr और pl cos थीटा प्लस f थीटा e की पावर आयोटा kr अपॉन r। ये हमारा इंसिडेंट वेव और स्कैटर्ड वेव की फॉर्म में जो टोटल सॉल्यूशन था, वेव फंक्शन था। तो f थीटा बराबर 0 यदि हम पुट करें, पुटिंग f थीटा इज इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन हो जाएगी साइन r थीटा इज इक्वल टू सिग्मा bl, l इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी से है bl kr pl cos थीटा, वेयर यहाँ bl kr इज इक्वल टू, हमने ये कंडीशन चीज़ों को रख दिया, i की पावर l 2l+1 साइन kr माइनस l π/2 अपॉन kr। तो ये वाली जो टर्म थी तीनों, इसको हमने bl kr लिख दिया। तो यहाँ इस इक्वेशन में हम देखते हैं कि ये जो इक्वेशन नंबर, इसको मैं कहूँ 15। तो 15 में हम देखते हैं कि pl cos थीटा तो केवल एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स बताता है, और ये सारी स्कैटर्ड होने वाले पार्टिकल्स का रेडियल डायरेक्शन। तो हम एस वेव स्कैटरिंग के लिए अगर कंसीडर करें
एस वेव स्कैटरिंग, क्योंकि हमने यहाँ पर इंसिडेंट न्यूट्रॉन की एनर्जी बहुत कम मानी है, तो एस वेव स्कैटरिंग के लिए L इज इक्वल टू 0 होगा। और उस केस में इसकी वैल्यू L इज इक्वल टू 0 रखें तो B0 KR, यहाँ L इज इक्वल टू 0 रखोगे तो आयोटा की पावर L 1 हो जाएगा, यहाँ 0 रखेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन KR, ये L 0 हो गया अपॉन KR, ये बच जाएगा। तो साइन KR अपॉन KR इसकी वैल्यू होती है, इसको एक्सपेंड करें साइन KR अपॉन KR को, तो इसकी वैल्यू ये होता है 0th ऑर्डर का बेसल्स फंक्शन, और इसकी वैल्यू होती है 1 माइनस KR स्क्वायर अपॉन 6। इसको हम कहें इक्वेशन नंबर 16, ठीक है। और यदि हम पी वेव स्कैटरिंग पर विचार करें, फॉर पी वेव स्कैटरिंग के लिए L इज इक्वल टू क्या होगा, L इज इक्वल टू 1। तो अब हम L की जगह 1 रख दें तो हम कहेंगे कि BL के आर, L की जगह 1 रख दिया, B1 के आर इज इक्वल टू 3 आयोटा, क्योंकि आयोटा रेज टू पावर L की वैल्यू 1 है तो आयोटा, और 2L प्लस 1 हो जाएगा 3 आयोटा, और ये हो जाएगा बेसल्स फंक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, और इसकी वैल्यू होगी 3 आयोटा। फर्स्ट ऑर्डर के बेसल्स फंक्शन की वैल्यू होती है। अब यहाँ अगेन मैं यही कहूँगी कि मैथमेटिकल पार्ट हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे। ये बेसल्स फंक्शन, न्यूमन फंक्शन या स्कैटरिंग, मैं ये मान के चलती हूँ कि आपने ये क्वांटम मैकेनिक्स में या मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़ ली, और इसको एक्सपेंड करेंगे, और आपको याद नहीं है, वहाँ से ये चीज़ें क्लियर नहीं है, तो आप इनको डायरेक्ट याद कर लो। ज़्यादा अब उनको देख सकते हो तो देख लो, और नहीं तो इनको टर्म्स को याद कर लो। तो ये हो गई B1 KR की वैल्यू, और B0 KR इक्वेशन नंबर हो जाएगी ये 16। अब हम यदि ये माने कि इंसिडेंट न्यूट्रॉन की एनर्जी, माना कि एनर्जी ऑफ इंसिडेंट न्यूट्रॉन इज, सबसे कम मानते हैं 1 MeV इन द लेबोरेटरी सिस्टम में इंसिडेंट न्यूट्रॉन की एनर्जी 1 MeV है, तो इन सेंटर ऑफ मास सिस्टम, इन CM सिस्टम, उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी। लैब में तो प्रोटॉन जो था वो फिक्स था, सेंटर ऑफ मास सिस्टम में इनकी एनर्जी हाफ हो जाएगी, तो इट्स एनर्जी विल बी हाफ हो जाएगी 0.5 MeV। तो एनर्जी E इज इक्वल टू 0.5 MeV इन सेंटर। यदि इंसिडेंट प्रोटॉन की एनर्जी 1 MeV है लेबोरेटरी सिस्टम में, तो सेंटर ऑफ मास सिस्टम में ये हाफ हो जाएगी। तो P की वैल्यू क्या होती है लीनियर मोमेंटम की, √2me, और यहाँ न्यूट्रॉन का मास रख दें हम, तो इसकी वैल्यू आती है 1.63 इंटू 10⁻⁻5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो K की वैल्यू क्या होती है प्रोपोगेशन कांस्टेंट की, P अपॉन H क्रॉस, तो H क्रॉस की वैल्यू और रख दें तो इसकी वैल्यू आती है 1.55 इंटू 10⁻⁻12 पर सेंटीमीटर। प्रोपोगेशन कांस्टेंट की जो यूनिट होती है वो 1/लेंथ वाली होती है। अब बाई जो रेंज है न्यूक्लियर पोटेंशियल की, टेकिंग द रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स R0 इक्विवेलेंट टू 2 फर्मी या 2 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। अब हमने K की वैल्यू ये निकाल ली, R0 की वैल्यू ये निकाल ली, और ये वैल्यूज़ हम B0 और B1 में रखते हैं। और तो हम P वेव स्कैटरिंग और S वेव स्कैटरिंग को कंपेयर करें, यदि हम इन दोनों का इस प्रकार से स्क्वायर करके, तो B1 KR और B0 KR, जो इक्वेशन नंबर हमारी 16, तो आप देखिए कि ये B0 KR में थी 1 माइनस KR स्क्वायर अपॉन 6, तो ये इसको बहुत कम मानते हैं, इसकी आगे वाली तो सारी हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं, यहाँ मानते हैं इफेक्टिव ओनली 1।
तो एक तरह से डिवाइड 1 से होगा, और B1 के आर में 3 आयोटा के आर अपॉन 3, तो पहली वाली टर्म ही इफेक्टिव होगी। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आयोटा तो इमेजिनरी पार्ट है, स्क्वायर करेंगे तो -1 आता है, मॉड लिया तो कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ बच जाएगा खाली के आर। तो B0 में तो खाली फर्स्ट टर्म इफेक्टिव होगी 1, और इसमें भी फर्स्ट टर्म लेते हैं, स्क्वायर वगैरह क्यूब वगैरह के आर की वैल्यू बहुत कम होने के कारण नेग्लिजिबल है। आप देखो इसकी पावर -12 है, ये -13 है, -25, तो इसके स्क्वायर या क्यूब बहुत नेग्लिजिबल हो जाएंगे। तो यहाँ बचेगा ऊपर के आर 0 का स्क्वायर, और के और आर 0 की वैल्यू रखें और इसका स्क्वायर करें। 1.55 × 10⁻⁻12 इंटू 2 × 10⁻⁻13, इसका स्क्वायर करें तो ये इक्वलेंट हो जाएगा 0.096। तो यानी कि यहाँ से हम देखते हैं कि पी वेव स्कैटरिंग, यानी जब L = 1 था वो S वेव स्कैटरिंग की तुलना में, जब L = 0 था उसकी तुलना में 0.096% ही हो। यानी कि दिस इम्प्लाइज व्हेन द एनर्जी एनर्जी ऑफ इंसिडेंट न्यूट्रॉन is 1 MeV only 9, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 9% ऑफ टोटल स्कैटरिंग इज ड्यू टू L = 1। यानी कि जब इंसिडेंट न्यूट्रॉन की एनर्जी 1 MeV है तो सिर्फ 9% स्कैटरिंग L = 1 की वजह से होगी, और L = 2 वाली तो सवाल ही नहीं है, और बाकी जो 91% स्कैटरिंग होगी वो L = 0 के कॉरस्पॉन्डिंग होगी। यानी पी वेव स्कैटरिंग तो ओनली 9% और एस वेव स्कैटरिंग 91% होती है जब इंसिडेंट न्यूट्रॉन की एनर्जी 1 MeV हो। अब यदि हम इंसिडेंट न्यूट्रॉन की एनर्जी को 10 MeV तक पहुंचा दें, यानी इंसिडेंट न्यूट्रॉन की एनर्जी 10 MeV हो, तो उस केस में जब सिमिलर कैलकुलेशन करें तब हम देखते हैं कि उस केस में 49% स्कैटरिंग जो है वो L = 1 स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग होती है, और 51% स्कैटरिंग L = 0 के कॉरस्पॉन्डिंग होती है। तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे इंसिडेंट न्यूट्रॉन की एनर्जी बढ़ती जाती है, जो हायर एंगुलर मोमेंटम वाली स्टेट्स के कारण स्कैटरिंग बढ़ती जाती है। तो यहाँ ऑलमोस्ट दोनों बराबर हो गई हैं। तो हम कहते हैं कि जो लो एनर्जी वाले केस हैं उनको हम सिर्फ 10 MeV इंसिडेंट न्यूट्रॉन एनर्जी तक मानते हैं। यानी कि हम कहेंगे कि इन द एनर्जी रेंज बिलो 10 MeV when E is less than 10 MeV, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट न्यूट्रॉन इज लेस देन 10 MeV, उस केस में एस वेव स्कैटरिंग इज प्रीडोमिनेंट होती है, क्योंकि इससे ज़्यादा होने पर ये रेशो फिर आगे चेंज हो जाता है। तो व्हेन द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट न्यूट्रॉन इज लेस देन 10 MeV, एस वेव स्कैटरिंग इज प्रीडोमिनेंट। इट सेट्स ए लोअर एक लिमिट, ये एक लिमिट बना देती है एस वेव स्कैटरिंग के लिए। और इस केस में हम देखते हैं एस वेव स्कैटरिंग के केस में डिफरेंशियल ये टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन 4π/k² और L की वैल्यू 0 रखेंगे तो साइन स्क्वायर डेल्टा 0 हो जाएगा। और एस वेव स्कैटरिंग इज आइसोट्रॉपिक इन द सेंटर ऑफ मास सिस्टम। यहाँ पर कोई भी एंगुलर डिपेंडेंस नहीं होगी, ये सभी डायरेक्शन में सेम होती है एस वेव स्कैटरिंग। तो यदि लो एनर्जी न्यूट्रॉन टारगेट प्रोटॉन पर इंसिडेंट होकर स्कैटर्ड होते हैं तो लो एनर्जी के केस में एस वेव स्कैटरिंग प्रीडोमिनेंट होती है और ये आइसोट्रॉपिक होती है, यानी कि सभी डायरेक्शन में स्कैटरिंग एक समान होती है। और ये रिजल्ट्स एक्सपेरिमेंटली भी वेरीफाइड किए हुए हैं। मैं इसी पर बेस्ड एक HA आपको दूंगी। होम असाइनमेंट का सेंस ये है कि आप उसके हिसाब से अपने क्वेश्चन को तैयार कर लो, आंसर को, कि अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आए तो हमें क्या आंसर लिखना है।
और इसकी PDF मैं अब आपको साथ में दे रही हूँ, और उसको देखकर आप कोई भी बीच में प्रॉब्लम आ रही हो तो ठीक कर लेना, और कुछ पूछना चाहो तो आप पूछ सकते हैं।